हमारे साथ हैं उत्तराखंड के माटी के लाल, जाने माने कवि, गीतकार, फिल्म लेखक और क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग की दुनिया की जानी मानी हस्ती प्रसून जोशी जी। पुस्तक के विमोचन में आप आए हैं, दोनों में किस तरह का सामंजस्य देखते हैं? कि पहले तो मैं राहुल जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी माता जी की पुस्तक के विमोचन के लिए मुझे आमंत्रित किया। ये पुस्तक मेरे लिए विशेष भी है क्योंकि इसमें अल्मोड़ा की खुशबू है, उत्तराखंड की खुशबू है और उत्तराखंड में मेरा दिल बसता है और मुझे जितनी भी प्रेरणा कविताओं की मिलती है उसमें उत्तराखंड का बहुत बड़ा हाथ है। और इस पुस्तक में वही गंध, वही सुगंध आपको हर पन्ने में मिलती है। इसलिए मुझे लगा कि और जो वो सुगंध है वो कैसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से निकलकर प्रयागराज तक पहुंची है। देखिए, प्रयागराज में तो सब कुछ, यहाँ तो संगम है जिसे आप कहते हैं। अब संगम का अर्थ भी अगर आप व्यापक अर्थ समझें तो संगम का मतलब है कहीं से भी वो सांस्कृतिक हो, वो भाषा से जुड़ा हुआ हो, भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, सबका संगम यहाँ आपको मिलता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर संगम है और बहुत ही अच्छा प्रयास है जो हेमा जी ने, आदरणीय हेमा जी ने किया है। और ऐसे और प्रयास होने चाहिए क्योंकि देखिए, लोग कितनी भी संस्कृतियों को अलग अलग रूप से देखें, हम सब भगिनी तो हैं एक दूसरे की संस्कृतियाँ, और ये सब संस्कृतियाँ कहीं ना कहीं अपने अपने रूप में जब एक पुष्पवाटिका में महकती हैं तो वो पुष्पवाटिका कहलाती है। यही हमारा देश भारत है और भारत के लिए इतना आवश्यक है। आज विश्व में हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इतनी डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि भाई कैसे डाइवर्सिटी बचे। भारत से अच्छा कौन विश्व को सिखा सकता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां यहाँ पर अपने अपने स्वरूप को जीवित रखते हुए तालमेल बैठाकर फिर उनका संगम भी होता है। कहीं वो स्वयं एक साथ, एक तरह जिसे सिम्फनी कहते हैं अंग्रेजी में आप, वो एक सिम्फनी क्रिएट होती है यहाँ पर। डॉक्टर जोशी ने जो ये पुस्तक लिखी है, ये बेसिकली एक लव स्टोरी है और चूंकि वो अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में पुस्तक लिखी है। आप हिंदी के कवि हैं, फिल्मों में आप गीत लिखते हैं, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या रहा होगा और कैसा मानते हैं इसको? देखिए, भाषा जो होती है वो आपके होने से जुड़ी होती है। आपका हुनर कुछ भी हो सकता है, स्किल जिसे कहते हैं कि भाई मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, अंग्रेजी भी हम बोलते हैं, लेकिन कभी आपको जो भाषा तो वही होती है जो जमीन से उगती है, वही आपकी भाषा होती है। आप कई और भाषाओं में निष्णात हो सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न ये आता है कि मेरे मन के सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों के कंपनों का मैं उनकी अभिव्यक्ति कर पाऊं, तो हमेशा आप उस भाषा की तरफ जाते हैं जो भाषा आपके अंतर मन से जुड़ी होती है, जिसमें ज्यादा बेहतर अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जिसमें आप पले बड़े हैं, जिसमें आप माँ को माँ कह सकते हैं, वही तो भाषा है। देखिए, मैंने कविता में भी कहा था कि भाषा तो आपकी माँ की तरह है। जिस भाषा से, माँ से आप कितनी स्वतंत्रता लेते हैं। कभी माँ को गले लगाते हैं, कभी माँ से झगड़ते हैं, कभी माँ से झूठ मूठ गुस्सा भी करते हैं। ये माँ ही तो है जिसके साथ, और भाषा का जो संबंध है व्यक्ति के साथ, वो माँ की तरह का संबंध है कि मैं उस माँ के साथ जिस तरह की स्वतंत्रता लेता हूँ, जितना उसका सम्मान करता हूँ, उतना उसका ऋणी हूँ, उतना ही उस मातृभाषा का भी ऋणी हूँ। डॉक्टर हेमा जोशी के लेखन को आपने बताया कि ये इसमें कच्चापन नहीं है और काफी देर से उनकी ये रचना आई। इसको लेकर भी आपने कहा कि ये जरूरी है कि जो दूसरों के लिए जीता है वो देर में रचनाएं इस तरह से आ पाती हैं। जी बिल्कुल। हमारे देश में हम क्या करते हैं कि जो माएँ हैं हमारे देश की, उनको हम थोड़ा उतना एक जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रॉ डील देते हैं कि भाई जो वो बच्चों को संस्कार दे रही है, पाल रही है, उसको कुछ समझते ही नहीं। और आज जो इंडिविजुअलिज्म का दौर है, इसमें मैं क्या बन गया, इसी से हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं। वो पेचेक क्या है उसका, कितने पैसे कमा रहा है, सिर्फ उसी से उसका मूल्यांकन करते हैं। भाई समाज कौन बनाएगा? इस समाज का निर्माण करने वाली जो माएँ हैं, जो अपना समय बच्चों के लालन पालन में, परिवार को की सुरक्षा में, परिवार को सुसंस्कृत करने में लगाती हैं, उनको कहीं समय नहीं मिल पाता और वो
हेमा जी की तरह बाद में जब समय मिलता है तो पुस्तक छापती। तो मैंने ये कहा भी उनसे कि आप ये मत समझिए कि आपकी पुस्तक सिर्फ पुस्तक जो शब्दों के रूप में आई है यही पुस्तक है। आपकी वो सारी पुस्तकें हैं जो जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है, जिन बच्चों को आपने संस्कार दिए हैं, वो भी आपकी पुस्तकें हैं। वो हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले। वो बात अलग है कि लिपिबद्ध होकर छपकर पहली बार आई हो, लेकिन व्यक्ति के रूप में, लोगों के रूप में जो उन्होंने समाज पर अपना असर छोड़ा है, अपने बच्चों पर अपना असर छोड़ा है, उस रूप में तो उनकी पुस्तकें बहुत पहले से छप चुकी हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि मौजूदा समय में लेखन के प्रति लोगों का, पढ़ने के पीछे ये कहे रीडिंग के प्रति रुझान कम हो रहा है, तो किस तरह से कहेंगे कि जो लेखक हैं, नए जो लेखन करना चाहते हैं, वो क्या करें, और इसके अलावा पढ़ने की जो प्रवृत्ति कम हो रही है, इससे क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, पढ़ना एक तरह का जिसे कहते हैं ना कि इंटरैक्टिव प्रोसेस है। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं, और फिर शायद दोबारा उस पृष्ठ को पढ़ते हैं। पढ़ना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, पढ़ना आपकी सुलझने की एक प्रक्रिया है। अगर आप एक ऑडियो विजुअल देख रहे हैं तो शायद आप आंखें फाड़कर सिर्फ देख रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, या सुन और देख दोनों रहे हैं। लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, जब आप, तो उसमें आपका पूरा अस्तित्व उससे जुड़ा हुआ है और आप सुलझते हैं उस प्रक्रिया में। तो इसलिए आवश्यक है कि हम पुस्तकें पढ़ें। वो एक अलग जिसे कहते हैं न्यूरो वायरिंग, एक न्यूरोलॉजिकल वायरिंग होती है आदमी कि वो न्यूरोपाथ पर, हाँ, आपके मस्तिष्क का वो भाग खुलता है पुस्तक से पढ़कर जो भाग अदरवाइज नहीं सुप्तावस्था में रहता है। इसलिए और कहीं आपको अपने लिए समय मिलता है। आप खामोशी से देखिए, उसमें कहीं आप एक शांत जगह में बैठते हैं, उसकी पूरे आप पुस्तक के पढ़ने के संस्कार देखें या आप अलग बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं, थोड़ा अपने साथ समय बिताते हैं, आत्म मंथन करते हैं, सोचते हैं, किताब को उल्टा कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये अतुलनीय है, ऐसी और कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप पुस्तकों से भी प्रेम करेंगे। आपको अगर इंटरेस्ट है अपने आप में कि भाई मेरा कुछ भला हो, तो भैया पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि आपका भला होगा पुस्तक पढ़ के। किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं आप पुस्तक पढ़कर, अपना ही भला कर रहे हैं। और मैं ये नहीं मानता कि पुस्तकें पढ़ना बंद हो जाएं, उनका स्वरूप बदल रहा है। देखिए, आज थोड़ा चिंता का विषय यह है कि मैं भी लेटेस्ट रिसर्च पढ़ रहा था कि जो मनुष्य का, मानव का आज के अटेंशन स्पैन है, जो उसका अटेंशन है, कितनी देर वो एक चीज़ को एकाग्रता से देख सकता है या सुन सकता है, वो 8 सेकंड हो गया है। 8 सेकंड का अर्थ ये है कि जो गोल्ड फिश है, फिश जो आप देखते हैं, एक मछली जो उसमें रहती है, बोल में रखते हैं या आप एक्वेरियम में रखते हैं, वो गोल्ड फिश जो है, पहले कहते थे कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड है, 9 सेकंड। उससे कम हम आज मानव की तरफ, उस तरफ मानव जा रहा है। यानी हमारी एकाग्रता बहुत कम हो गई है। किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाकर उसको देख पाना है, सुन पाना, जल्दी में हम, अच्छा जल्दी बता, अच्छा तू क्या कह रहा है, जल्दी बता, अच्छा 1-2 पॉइंट में बता। जो हम एक जिसे कहते हैं ना कि संभाषण करते थे या बैठकें होती थी या अड्डेबाजी जिसे कहते थे आप, जैसे बनारस में अड़ी होती, तो वो वहाँ पर बहुत सी समस्याएं सुलझती हैं और वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है कि हम इतनी जल्दी में ना रहें। एक साथ 10 चीज़ें कर रहे हैं, एक ऐप खोल दिया, एक वो टीवी भी पीछे चल रहा है, कोई बोल भी रहा है। आपको क्या लगता है इससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता? मतलब यह है सर कि पढ़ना भी चाहिए और लेखन भी होते रहना चाहिए। पढ़ना और लेखन तो जरूरी है ही, क्योंकि वो मनुष्य की मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि, और मैं ये मानता हूँ कि ये पूरा चक्र है समय का। आज हम बहुत हड़बड़ी में हैं और बहुत जल्दी ट्विटर जनरेशन जिसे आप कहते हैं या SMS जनरेशन आप कहते हैं कि जल्दी से 2 शब्दों में पूरी स्पेलिंग भी पूरी नहीं लिखते, वो उससे हम गुजर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये एक दौर है, हम हर उस चीज़ की वैल्यू समझेंगे। देखिए, घर के खाने की वैल्यू, अब कितना ही आप बाहर से ऑर्डर करें, फिर भी कई लोग अपने रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं घर का खाना। क्यों रखते हैं? तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू अभी भी है। तो ऐसी ही पुस्तक है
जिसकी वैल्यू, पढ़ने की वैल्यू लोग समझेंगे, जल्दी समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि बहुत देर ना हो जाए, और इसलिए लोगों से मेरा आग्रह है कि थोड़ा समय निकालें, पढ़ें। हाँ, ज़रूर समय निकालना पड़ता है उसके लिए, लेकिन वो समय आप अपने लिए निकाल रहे हैं, स्वयं पर कृपा कर रहे हैं, ये समझ कर निकालें।